हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुषमा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल सोशियोलॉजी विद परसेंटाइल में। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी आपको सुझाव देना हो या फिर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप एनडीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं और किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में आपको बता दूँ पहले। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुषमा है और मैंने एमए टॉप किया हुआ है। इसके अलावा मैंने बीएड किया है, फिर नेट मैंने 2012 से 18 तक 9 बार क्वालिफाई हूँ मैं। इसके अलावा पीएचडी छात्रा हूँ मैं वर्तमान में और 7 बार मैं जिला स्तर पर और कॉलेज स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता की और निबंध प्रतियोगिता की विजेता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इमाइल दुर्खिम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना समाजशास्त्र अधूरा है, कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि काम्टे ने समाजशास्त्र की स्थापना की है 1838 में और समनर के नेतृत्व में 1895 में समाजशास्त्र येल विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। लेकिन दुर्खिम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ विषय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः दुर्खिम जो है, उनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1917 में हुआ था। दुर्खिम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अतः दुर्खिम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दुर्खिम पहले अकादमिक समाजशास्त्री यानी कि पहले प्रोफेसर थे, ये भी आप ध्यान दीजिए। इन्होंने अपनी पीएचडी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी विषय से की और 1893 ईस्वी में इन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा 1895 ईस्वी में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। फ्रेंड्स, ये पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है, इसमें दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक बार मुझसे भी ये इंटरव्यू में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, सामाजिक तथ्य ये दुर्खिम की बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा और इस तथ्य की अवधारणा को उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ही पुस्तक में दिया है। तो दुर्खिम ने तथ्य जो बताए हैं वो हैं किसी भी कार्य को करने, विचार करने या भी समाज में प्रचलित विश्वास, मूल्य, प्रथाएं जो भी हैं सभी सामाजिक तथ्य में आता है। जैसे विवाह है, शिक्षा है, मूल्य है, सभी के सभी सामाजिक तथ्य में आ जाते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला है वाह्यता, दूसरा बाध्यता और तीसरा सामान्यता। वाह्यता का मतलब है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तियों से बाहर होते हैं, यानी कि व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तथ्य वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। दूसरी है बाध्यता। तो तथ्य जो होते हैं बाध्यता मूलक प्रभाव डालते हैं। यदि आप तथ्यों को आप नहीं मानते, समाज में प्रचलित रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों को आप नहीं मानते हैं, तो समाज द्वारा आपकी आलोचना की जाएगी। ये आलोचना हो सकता है कि केवल हास्य या व्यंग्य के द्वारा हो या फिर आपको भौतिक दंड भी, शारीरिक दंड भी मिल सकता है। और ये बाध्यता का जो ये फैक्ट है फ्रेंड्स, कहीं कहीं तो प्राण तक गंवाने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा बाध्यता मूलक तथ्य होते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति में प्रचलित है कि जो लड़का है वो शादी करेगा, उसके बाद अपने माता पिता को मार डालेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो समाज के सभी लोग उसको मार डालते हैं। तो ये बाध्यता के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा बनियानकोल, कोमांचे और एस्किमो जनजाति में प्रचलित है कि पत्नी आतिथ्यता, यानी कि पत्नी को अतिथियों के सामने भेंट करना, ये भी एक बाध्यता मूलक ही है। यदि कोई व्यक्ति इसकी आलोचना करता है तो उसको सामाजिक दंड दिया जाता है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। और दूसरा है सामान्यता। तीसरा, सामान्यता का मतलब है कि ये सभी पर समान रूप से प्रभावी होते हैं, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यदि वो उस समाज से रिलेटेड है जिसमें ये प्रथा प्रचलित है, जिसमें ये मूल्य प्रचलित है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये सामान्यता में आ गया। और सामाजिक तथ्यों के प्रकार, इन्होंने 2 प्रकार के तथ्य बताए हैं। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य, जो समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समाज में एकता लाते हैं। और दूसरा है व्याधिकी सामाजिक तथ्य, जो समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं एवं विघटन लाते हैं समाज में। तो देखिए, सामान्य सामाजिक तथ्य हो गया क्या, जैसे विश्वास, प्रथाएं, मूल्य जो समाज में प्रचलित हैं कि इसको बना दिया गया है, समाज चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी।
समय समय दर समय चल रहा है। लेकिन व्याधिकी सामाजिक तथ्य क्या हो गया, जो समाज में कुछ ऐसे तत्व, देखिए दुर्खीम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माना है कि अपराध अच्छी चीज़ है और विसंगत यह है तो समाज के लिए अच्छा है ये, क्योंकि ये समाज में एकता लाते हैं। ये केवल दुर्खीम नहीं बोला है, इसके पहले किसी भी समाजशास्त्री ने नहीं बोला है। तो दुर्खीम ने बोला है अपराध है, विसंगति है, ये भी सामाजिक तथ्य में सामान्य सामाजिक तथ्य है और समाज चल रहा है। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, समाज में जो नकारात्मक तथ्य हैं जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो व्याधिकी सामाजिक तथ्य बन जाता है वो। जब तक संख्या नहीं बढ़ती है तब तक अपराध और विसंगति अच्छी है, तब तक नकारात्मक तथ्य भी अच्छे हैं, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। और देखिए श्रम विभाजन का इनका सिद्धांत क्या है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के 2 कारण बताए हैं। पहला तो है समाज जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि और दूसरा जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। अब देखिए पहले दुर्खीम ने बोला कि समाज 2 प्रकार के थे, पहला है यांत्रिक समाज और दूसरा है सावयवी समाज। यांत्रिक समाज में मशीनीकृत दिनचर्या थी, लोग बिल्कुल मशीन की तरह कार्य करते थे, सबका एक नियम दिनचर्या था। हाँ, वो यहाँ पे जाएगा, खेती करेगा, फिर घर पे आएगा, फिर ये करेगा, वो मतलब पूरी तरह से एक मशीन में बंधे हुए थे सभी। लेकिन फिर जनसंख्या बढ़ी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज का नैतिक दायित्व बन गया। वही है नैतिक घनत्व में वृद्धि, कि समाज का नैतिक दायित्व बन गया कि वो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिससे क्या हुआ, श्रम विभाजन बना। सभी को अलग अलग कार्य सौंपे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और समाज में श्रम विभाजन का जन्म हुआ। ऐसे ही श्रम विभाजन जन्मा, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। अब श्रम विभाजन के प्रकार, पहला है सामान्य श्रम विभाजन और दूसरा है असामान्य श्रम विभाजन। सामान्य श्रम विभाजन सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं और असामान्य श्रम विभाजन सामाजिक एकता को कमज़ोर करते हैं। देखिए सामान्य श्रम विभाजन हो गया, जैसे कोई क्लर्क है वो ऑफिस का काम कर रहा है, बैंकिंग वाले बैंकिंग का कर रहे हैं, और टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। इसके लिए इसी प्रकार से सफाई कर्मी हो सफाई कर रहे हैं। जिसको जो कार्य दिया गया है वो कार्य वो कर रहा है, तो वो सामान्य श्रम विभाजन है। असामान्य श्रम विभाजन क्या है। असामान्य श्रम विभाजन जो है उस एकता को कमज़ोर करते हैं, और ये असामान्य श्रम विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अप्रतिमानित श्रम विभाजन और दूसरा है व्यवस्थामूलक श्रम विभाजन। अप्रतिमानित क्या है, यह श्रमिकों को अलगावीकृत करता है अप्रतिमानित, और व्यवस्थामूलक श्रमिकों को कार्य हेतु बाध्य करता है। अब देखिए अप्रतिमानित में, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा दी है कि एक श्रमिक को 18 घंटे एक ही कार्य करना होता है। एक साँचा है, उठाया रखा लगाया, फिर उठाया रखा लगाया, फिर उठाया फिर रखा फिर लगाया, तो ये उनकी एक मशीनीकृत दिनचर्या हो जाती है। वो खाली उसी में व्यस्त हो जाते हैं और उनको समाज के सभी प्रकृति से वो दूर हो जाते हैं, समाज के लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने साथियों से दूर हो जाते हैं, सभी से दूर हो जाते हैं। वो एक अलगावीकृत खिन्न मस्तिष्क वाले हो जाते हैं। तो ये अप्रतिमानित श्रम विभाजन के लिए है, हो गया। व्यवस्थामूलक क्या हो गया, श्रमिकों को कार्य हेतु बाध्य करता है, यानी कि श्रमिक नहीं चाहता कि वो ऐसा कार्य करे, लेकिन उसकी व्यवस्था है उसको कार्य को करने की। जैसे दास प्रथा हो गया, बंधुआ मजदूर हो गया। और भारत में भी आपने देखा होगा कि PhD धारक स्टूडेंट भी सफाई कर्मी के लिए फॉर्म डाल रहा है, उस कार्य को कर भी रहा है वो। तो ये व्यवस्थामूलक श्रम विभाजन का ही एक रूप है। और दुर्खीम ने इसके उपाय भी बताए हैं। देखिए असामान्य श्रम विभाजन है समाज में, लेकिन इसका उपाय है क्या है, व्यवसायिक संघों, निगमों एवं एजेंसियों का गठन अप्रतिमानित के लिए। अप्रतिमानित श्रम विभाजन को दूर करने के लिए, यानी कि अलगाव को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है व्यवसायिक संघों, निगमों एवं एजेंसियों का गठन किया जाए। और देखिए मजदूरों में जो सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार किया जाए व्यवस्थामूलक के लिए। इन्होंने दोनों के उपाय बता दिए हैं दुर्खीम ने। अब देखिए दुर्खीम का धर्म सिद्धांत। दुर्खीम ने आत्मवाद और प्रकृतिवाद दोनों की ही आलोचना की है। अब देखिए आत्मवाद क्या है। आत्मवाद जैसे सभी जीवों में एक पराभौतिक तत्व जो हमारी इच्छाओं से परे है, हमारे नियंत्रण से परे है, उसको उन्होंने आत्मा कहा है। टायलर की अवधारणा ये। अब प्रकृतिवाद क्या है, जैसे प्रकृति की पूजा करना, हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तो ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत आ गया। लेकिन दुर्खीम ने इन दोनों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, धर्म का कोई भी आध्यात्मिक तथ्य नहीं है, धर्म पूरी तरह से भौतिक है, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। सामाजिक है धर्म पूरी तरह से। इन्होंने धर्म को सामाजिक एकता लाने वाला तथ्य माना है दुर्खीम ने। और ऑस्ट्रेलिया के रुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर इन्होंने धर्म का सिद्धांत दिया है। देखिए उन्होंने धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को अस्वीकार करके धर्म को एक वस्तु के समान माना है।
यानी धर्म को तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, ये एक वस्तु है, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। तो इन्होंने संसार की सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा है। पहला है पवित्र, दूसरा अपवित्र, दूसरा है अपवित्र, इसको लौकिक भी बोल सकते हैं। देखिए, दुर्खीम ने कहा है जो पवित्र है वह धार्मिक है और जो अपवित्र है, जो लौकिक, वो लौकिक है। अब पवित्र कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्रता का स्रोत क्या है? पवित्रता का स्रोत वस्तु में निहित गुण नहीं है, बल्कि समाज की मान्यता है। जैसे काऊ डंग है, उसको हम लोग पवित्र मानते हैं, गोबर जिसको बोलते हैं पवित्र मानते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे गुण नहीं होते हैं जिसके कारण उसको पवित्र माना जाए। उसको समाज मान्यता देता है, हमारे पुस्तकें, धर्म ग्रंथ मान्यता देती हैं कि हाँ ये पवित्र है, इसलिए वो पवित्र हो गया। अन्य जानवरों के जो है उनको वो पवित्र नहीं माना जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपने देखा होगा किराने की दुकान पे ढेर सारे पेपर्स रखे होते हैं, तो उनको उस पर वो खड़े रहते हैं, फिर निकाल के इसमें सामान भी देते हैं किसी हर प्रकार का, तो हम उसको ले भी लेते हैं, हमारे अंदर कोई भाव भी नहीं आता। लेकिन जब हम वही बुक जो हमारे पास होते हैं, फटे हुए नहीं रहते, हमारे पास रहते हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर एक श्रद्धा की भावना रहती है, और पैर से अगर टच हो जाता है तो हम प्रणाम करते हैं। इसी तरह से पूजा के फूल है, यदि मंदिर में है तो वो काफ़ी पूजनीय होता है, पैर से टच हो जाए प्रणाम करते हैं। लेकिन वही फूल दूसरे जगह पे हो, जैसे कि शादी विवाह में मंडप में जो होता है सब, तो उसको कोई विशेष मान्यता नहीं है, वो सभी चीज़ों के लिए उसके साथ वो भी रहता है, तो उसमें कोई भी धार्मिक पक्ष नहीं होता है। तो दुर्खीम ने धार्मिक कृत्यों को सकारात्मक, नकारात्मक एवं पापपूर्ण में विभाजित किया है। इन्होंने धार्मिक कृत्यों को 3 भागों में बांटा है, पहला सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक और तीसरा पापपूर्ण। देखिए, सकारात्मक क्या है? सकारात्मक में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में जाकर, वो सकारात्मक हो गया। नकारात्मक में जैसे कि जादू हो गया, किसी का बुरा करने के लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो नकारात्मक हो गया। अब पापपूर्ण में क्या हो गया? जैसे बलि वगैरह देते हैं लोग, तो वो पापपूर्ण में हो गए। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इसको ध्यान दीजिएगा, IAS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और तीसरा इनका आत्महत्या का सिद्धांत है। देखिए, दुर्खीम से पूर्व आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। इन्होंने पहली बार बोला कि आत्महत्या सामाजिक है। इसके पहले जो है मनोवैज्ञानिक माना जाता था, और मनोचिकित्सक इसकी जांच करते थे। ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति ने तनावग्रस्त होकर आत्महत्या की है, परंतु दुर्खीम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माना कि नहीं, आत्महत्या पूरी तरह से सामाजिक है, समाज ने व्यक्ति की हत्या कर दी तो वही हो गया आत्महत्या, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। अब इनका कोटेशन भी है, देखिए, आत्महत्या समाज द्वारा की गई व्यक्ति की हत्या है, हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। और दुर्खीम ने 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन करके यह सिद्धांत दिया है। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं। पहला है अहमवादी, दूसरा परार्थवादी, तीसरा विसंगति और चौथा भाग्यवादी। परार्थवादी आत्महत्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनिवार्य, दूसरा ऐच्छिक और तीसरा उग्र। परार्थवादी आत्महत्या का मतलब है कि दूसरों के हितों के लिए प्राणों का बलिदान करना, जैसे सैनिक हो गए तो परार्थवादी आत्महत्या हो गया। तो ये 3 भागों में कैसे हैं? अनिवार्य का मतलब है कि सभी लोग को देना ही है, अपने प्राण देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप इजराइल में देखिए, इजराइल में सभी लोग सेना में भर्ती होते हैं, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेना में भर्ती होना ही है। तो वहाँ पे अनिवार्य है, जब कोई अटैक होता है इजराइल पे तो सभी इसमें युद्ध करते हैं और सभी को मरना अनिवार्य हो जाता है, तो अनिवार्य हो गया। ऐच्छिक हो गया, जैसे हमारा इंडिया है और यहाँ पर ऐच्छिक है, हम चाहे तो जा सकते हैं सेना में, चाहे तो नहीं जा सकते, तो ये ऐच्छिक है। और तीसरा उग्र हो गया। उग्र भीड़ का मतलब है कि पूरी की पूरी भीड़ है और वो किसी भीड़ का जो माइंड होता है, क्या बोलते हैं, मॉब हैज़ नो माइंड, तो किसी भावना में बहकर जब अपने प्राणों का बलिदान दे दे तो वो परार्थ तो उग्र हो गया। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तीसरा विसंगति। विसंगति क्या है? विसंगति का मतलब है कि समाज के नियमों के विषय में भ्रम की स्थिति। तो ये 3 प्रकार के होते हैं कि पहला आर्थिक, दूसरा पारिवारिक और तीसरा यौन संबंधी। आर्थिक में हो गया जैसे कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया अचानक, फिर किसी देश में अचानक युद्ध हो गया, कोई ऐसी चीज़ आर्थिक हो गई। दूसरा हो गया पारिवारिक में हो गया कोई गृहिणी है, उसको उस पर सभी लोग अपना अपना अधिकार जताते हैं, चाहे वो सास हो, ससुर हो, पति हो, बच्चे हो, पड़ोस के लोग हो, फिर रिश्तेदार हों, सभी की जिम्मेदारियों में स्वयं को एकदम विलीन हो जाती है। वो उसके अंदर से प्रश्न आने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ,
तो इस टाइप के प्रश्न आने लगते हैं। तो वो पारिवारिक विसंगति, परिवार के नियमों के विषय में भ्रम की स्थिति और वो प्राण दे देती है। आपने पेपरों में भी देखा होगा कि आता है विवाहिता ने फांसी लगा ली वगैरह, तो ये पारिवारिक विसंगति का परिणाम है। तीसरा है यौन संबंधी। यौन संबंधी में जैसे कोई किशोर अवस्था का बालक है और उसने वो जो है किशोर है, उसको पता है, लेकिन घर के लोग उसको बच्चा समझ रहे हैं, बाकी लोग उसको बच्चा ही समझते हैं, लेकिन उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किशोरावस्था के हो रहे हैं, युवा के हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं किधर से हूँ, किस साइड में हूँ, तो मैं किशोर हूँ या फिर यंग हूँ। तो इस स्थिति में जो आत्महत्या होती है उसको यौन संबंधी विसंगति की आत्महत्या बोलते हैं। अब देखिए अहमवादी क्या है। अहमवादी में व्यक्ति समाज को स्वयं से ऊपर मान लेता है एवं उसे लगता है कि समाज को उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आत्महत्या कोई करता है तो अहमवादी हो गया। जैसे अविवाहितों में जो आत्महत्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसने शराब पी हुई है, रात को 12 बजे आ रहा है, पिता ने एक थप्पड़ मार दिया, तो उसको लगा अरे ये क्या हो गया, तो उसको काफ़ी चोट लगती है, तो ये अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। और दूसरा हो गया परार्थवादी आत्महत्या। समाज के हितों के लिए प्राणों का बलिदान, जैसे सैनिकों द्वारा की गई आत्महत्या, ये मैंने ऊपर बताया हुआ है। और विसंगति आत्महत्या, इसके बारे में मैंने बताया। समाज के नियमों के विषय में भ्रम की स्थिति, जैसे दहेज के कारण गरीब पिता द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। इसके अलावा कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, उसकी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, किसी गृहिणी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, तो मैंने बताया इसको, वही सब है। भाग्यवादी, समाज के कठोरतापूर्ण नियमन एवं आदर्शवादिता के कारण की जाने वाली आत्महत्या, जैसे बंधुआ मजदूर, दास प्रथा आदि के द्वारा की जाने वाली दास वगैरह के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। भाग्यवादी का मतलब है कि व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जो भी है समाज में झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाग्य को बदल नहीं सकता है अपने जैसे कि बंधुआ मजदूर हो गया, दास हो गया, ये चाह के भी अपने मुक्त नहीं हो सकते हैं उन चीज़ों से जो वो झेल रहे हैं। तो यही हो गया भाग्यवादी। देखिए दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामान्य सामाजिक तथ्य माना है, किंतु जब इनकी संख्या बढ़ जाए तो ये व्याधि की सामाजिक तथ्य बन जाएंगे, और जब तक संख्या बढ़ी नहीं है तब तक आत्महत्या भी समाज के लिए लाभदायक है, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। ये सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। तो ये दुर्खीम के से संबंधित कुछ थियरीज थे। फ्रेंड, दुर्खीम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है ये विभिन्न प्रकार के IAS, PCS और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर PGT में आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।